जी। तो मेरी समझ में बात आती है कि हम जो पुराने मुहावरे हैं, राहुल जी ने एक दिन बहुत दिलचस्प बात कही थी कि जो पुराने मुहावरे हैं उससे हम नए व्यवस्था की व्याख्या करने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं तो नहीं करूंगा। जी राहुल जी, जो नौजवान है जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से अपने आप को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले 3 से 4 सालों में लगातार, और सोचता था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पर हैं, क्या आपको लगता है कि आज नरेंद्र मोदी से कटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, यही बहुत दिलचस्प चीज है जो देखनी है, और मैं भी समझना चाहता हूं कि आगे क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़े ध्रुव हैं इस समय राजनीति के, और सबसे चमकदार और सबसे बड़े ध्रुव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने भी अजय देखा होगा कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे, वोट पड़े नहीं थे, उससे पहले स्थिति यह थी कि आपके कार्यकर्ताओं के मन में भी एक समीकरण बड़ा साफ था, जो बातचीत में उन्होंने मुझसे भी कहा, सबसे कहा होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और केंद्र में नरेंद्र मोदी, ये उनकी इच्छा थी। पता नहीं यहां भी हमारे युवा दोस्त बैठे हैं, ये भी बताएंगे कुछ। अब ये समीकरण कैसे बदलेगा लोकसभा के संदर्भ में जी, और इसके बीच में इनकी दिल्ली की सरकार कैसे चलती है, इनके काम कैसे होते हैं, फैसले कैसे होते हैं, उससे इन लोकप्रियता बढ़ती है घटती है, वायदे पूरे कर पाते हैं कि नहीं, वो चीज। दूसरी, अभी इनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े स्तर पर विचारधारा का आना और योजना और नीतियों का आना बाकी है। इनकी आर्थिक नीति क्या होगी, इनकी शिक्षा नीति क्या होगी, विदेश नीति, जो बड़े राष्ट्रीय प्रश्न होते हैं, तो इनके लिए अपने को तैयार करना बाकी है। अभी अरविंद केजरीवाल को भी, अरविंद ने अभी तक अपने को बड़े सवालों से वो संबोधित ही नहीं करते, वो केवल बिजली पानी और स्थानीय समस्याओं पर भी रुके हुए हैं। लेकिन आप राष्ट्रीय विकल्प अगर बनना है तो फिर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करनी पड़ेगी और एक बड़े स्तर की बात करनी पड़ेगी, वो बाकी है। विशाल, क्यों ना हम लोग जरा यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ से शुरू करूंगा। मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी, क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इतना परिवर्तन लाया राजनीति के अंदर, वो ग्राउंड लेवल पे जाके, जैसे हमें अभी पानी की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, उच्च शिक्षा की जरूरत है, ऐसे ही अर्बन एरिया में भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी सारी चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे? चलिए, आपका सवाल। एक बहुत दिलचस्प बात अभी आप सब लोग कर रहे थे कि आज का जो युवा है, जो यूथ है इस देश का, वो मोदी की तरफ खींच रहा था पिछले लगभग 6-8 महीने में, साल में। पर जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, आरटीआई, पैसे का हिसाब, तो आपको लगता है ये आपके मन मुताबिक ज्यादा अच्छी राजनीति है? मेरे हिसाब से, मैं एक युवक होने के नाते, 28-29 साल का एक युवा होने के नाते, मुझे लगता था कि नरेंद्र मोदी एक बेहतर भविष्य विकल्प है हमारे देश में। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक बेहतर विकल्प है। अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अच्छा विकल्प है, आप बताइए। जी, मेरे हिसाब से भी आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, जैसा कि अभी इसके दिल्ली के जो चुनाव होने वाले थे, तो योगेंद्र यादव जी ने एक सर्वे कराया था, जिसमें यादव जी ने एक ये दिखाया गया था कि जो आम आदमी को सपोर्ट करेंगे वही सेंटर में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। तो कहां तक ये चुनौती हम लोगों के लिए नहीं है कि ये विकल्प बनेगी, ये एक आम आदमी पार्टी के लिए खुद एक चुनौती है। आपके लिए बेहतर विकल्प कौन है? नहीं, मैं पूरी क्या कहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, कि मेरी सोच आम आदमी को नहीं जीता। चलिए, एक आखिरी टिप्पणी। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि दिल्ली विधानसभा में हुआ, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, कहीं लोकसभा में बीजेपी के साथ तो ना कर ले, कहीं ये तो नहीं हो सकता, होगा? तो हो जाए। कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में हैं। इस बीच में आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आज आप पार्टी ने घोषणा की लोकसभा चुनाव में किस तरह के उम्मीदवारों को सामने रखना चाहते हैं, उनकी बुनियादी नीति क्या होगी, क्या विकल्प वो रखना चाहते हैं आम जनता के सामने। एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो कुछ सामने आया, उसने साफ कर दिया कि 2014 चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने मीडिया को बताया कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी के लिए न तो अहमियत रखता है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। पार्टी के मुताबिक टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप नहीं होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में
जो क्राइटेरिया दिल्ली के लिए तय किया गया था वो हम आगे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस होंगे, उस पर कोई करप्शन चार्जेस होंगे या उसके कैरेक्टर पर कोई चार्जेस होंगे तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चुनाव में उतरने के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति का भी खुलासा कर दिया। आम आदमी पार्टी अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में मीटिंग करेगी और फिर राज्य नेताओं से मिलकर उम्मीदवारों समेत पार्टी की नीति तय करेगी। हालांकि पार्टी ने पीएम पद के उम्मीदवार या राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास के चुनाव लड़ने की बात पर औपचारिक मुहर नहीं लगाई, लेकिन पार्टी ने ये साफ कर दिया कि 2014 के रण में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। टीम न्यूज नेशन। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है, ये एक बेहतर प्लान है, या आपको लगता है कि अभी चीजें बहुत हवा में हैं उनके लिए और वो क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को? नहीं, मैं समझता हूं कि वो ठीक कर रहे हैं। इस समय पूरे देश में उनके पक्ष में एक हवा है, एक आंधी है, एक लहर है, वो हम महसूस कर सकते हैं, सब महसूस कर रहे हैं और इसका पूरा फायदा उनको उठाना चाहिए। इस एक झटके में अगर वो एक राष्ट्रीय संगठन खड़ा कर लेते हैं, चुनाव में कितनी सीटें जीतते हैं लोकसभा में वो एक अलग प्रश्न है, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इस बहाने अगर वो एक राष्ट्रीय संगठन बन जाते हैं, देश भर में उनकी टीम बन जाती है, उनके पास लोग आ जाते हैं, अनुभव आ जाता है, तो आगे के लिए बहुत काम आएगा। तो एक बड़ा दल, बड़ा संगठन बनने की ओर वो चल चुके हैं और मैं समझता हूं कि वो ठीक चल रहे हैं और उनके पास लोग भी हैं। एक ये बिल्कुल नई तरह की चीज हो रही है। देश बदल रहा है, जमीन जो बदल रही है, जिस पर राजनीति हमारी अब तक टिकी रही थी और चलती थी, वो जमीन अब दरक रही है, कुछ नई चीजें हो रही हैं। उसमें एक ये बहुत रोचक, बहुत रोमांचक है ये देखना, एक नए, एक मैं कहूंगा कि नागरिक राजनीति का उदय होते हुए देखना बहुत रोमांचक। बिल्कुल मुकेश जी, ये जो बदलाव है, ये जो नया हो रहा है, ये सिर्फ राहुल जी नहीं महसूस कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आप सरीके पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, आप लोग इस बदलाव को मौका शायद नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे कहा कि हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या आपके पार्टी में भी उहापोह की स्थिति है, बदलाव है या नहीं, या इसको नकारें? देखिए, हमारी पार्टी में कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। अभी आपके ही कार्यक्रम में एक वक्ता ने ये कहा कि राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्रों में हमारे नीति सिद्धांत और कार्यक्रम क्या होंगे, हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारे किसानों के लिए कृषि नीति क्या होगी, हमारे रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम क्या होंगे। ये जब तक पूरे देश की जनता के सामने ये विचार, ये नीति, ये सिद्धांत और ये कार्यक्रम स्पष्ट नहीं होते हैं, तब तक देखिए एक लहर है देश में, एक व्यवस्था के खिलाफ घुटन और बेचैनी है। वो आक्रोश दिल्ली की जनता ने निकाला है, उसको हम महसूस भी करते हैं। ये कहना गलत है कि हमारे नेता और हम लोग परिवर्तन की, पुनर्निर्माण की इस बयार को अनुभव नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। हम इसको महसूस भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं और हम अपने राजनीतिक दल के अंदर समय के अनुसार इस तरह के परिवर्तन भी लाना चाहते हैं, इसको हम महसूस करते हैं। चलिए अमिताभ जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्या ये बदलाव की लहर आप भी महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि बस ये एक बहुत ही टेम्पररी फिनोमेना है, आया और गया? नहीं, हम इतने भी अशिष्ट नहीं हैं और इतने भी थिक स्किन नहीं हैं अजय जी। जो यहाँ पर एक सरकार बनी है दिल्ली में फुल फ्लेजेड, इसलिए ये बदलाव है। बदलाव के पीछे के क्या कारण है? 2 तथ्य हैं। बदलाव है निश्चित रूप से, एक माइनॉरिटी सरकार दिल्ली में बनी है और कांग्रेस के समर्थन से बनी है ये, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो विषय जनता के सामने धीरे धीरे आएगा। मैंने पहले भी कहा कि इस चुनाव में जो तय हुआ है कि राहुल गांधी के नाते कांग्रेस फेल हो चुकी है नरेंद्र मोदी को एक चुनौती देने में, तो उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल को पूरी शक्ति से दिल्ली में भी समर्थन किया, दिल्ली में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हम, चलिए तो आप 1 मिनट अब खत्म तो करने दीजिए। नहीं, आप बहुत लंबा ले जाते हैं ना सर, वक्त बहुत कम होता है। मेरा जवाब नहीं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश में ऐसे बयार बहुत आए हैं और उन बयारों का असर हुआ है निश्चित रूप से। यदि राजनीतिक शुचिता बढ़ती है इससे, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उसमें कितना होने देगी ये संदेह का विषय है। चलिए कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आप लोग प्रॉक्सी हैं। कांग्रेस कहती है कि बदलाव महसूस कर रही है, घुटन जो है जनता का वो महसूस कर पा रही है, लेकिन शायद उन्होंने सही वक्त पर इसे चेंज नहीं किया, बदलाव नहीं दिया।
आपको क्या लगता है, आप प्रॉक्सी हैं, बदलाव है, एक टेम्परेरी फिनोमेना है जैसा कुछ लोग मानना चाहते हैं, या वो चेंज है जो राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? राजनीति तो हिंदुस्तान की 8 दिसंबर को बदल गई थी। 8 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी की 28 सीटें दिल्ली में आई, उस दिन से हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। हमें प्रॉक्सी कहने वाली भाजपा, या कभी कांग्रेस हमें भाजपा की बी टीम कहती है, बीजेपी कांग्रेस की बी टीम कहती है, हम प्रॉक्सी तो हैं, हम इस देश के आम आदमी के प्रॉक्सी हैं सर। जिससे कोई पूछने नहीं जाता था, जिसकी कोई सुनता नहीं था, उसकी एक प्रॉक्सी टीम की जरूरत थी। वो प्रॉक्सी टीम आम आदमी पार्टी बनकर आ गई है। जहां तक जब ये लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे, उस पर आपका एजेंडा क्या होगा, शिक्षा नीति, विदेश नीति, अर्थ नीति, 60 साल में सच में भाजपा या कांग्रेस की कोई शिक्षा नीति, विदेश नीति, अर्थ नीति थी क्या इस देश में? कौन सी नीति की बात कर रहे हैं ये लोग? और उस नीति का परिणाम क्या हुआ, वो उसका क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहली बार एक ऐसा घोषणा पत्र बनाया जिस पर बच्चा बच्चा चर्चा कर रहा था, घर घर में निर्णय लिए जा रहे थे कि कैसे पूरा किया जाएगा। ऐसा ही एक घोषणा पत्र देश के लिए तैयार किया जा रहा है। 31 अलग अलग विशेषज्ञ हैं, उनकी टीमें हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सर, आज हिंदुस्तान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और ये जो जब लोग कहते थे कि हम केंद्र में किसी और को चुनेंगे, दिल्ली में, ये हिंदुस्तान के एक आम युवा के नाते हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आप देखें एक यूथ की नजर से, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बदलाव है, आप यही कहना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा, वक्त बहुत कम है। शेषनाथ जी बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति, ये आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करता जी कि इनके पास संगठन नहीं है, वॉलंटियर एनर्जी है। हमने 67 का चुनाव, मैं इंटरमीडिएट के छात्र के रूप में मैं पर्सनली सक्रिय था। कैंडिडेट का कहीं पता ही नहीं होता था, गांव वाले सब लड़ लेते थे। इनके यहाँ जो वॉलंटियर एनर्जी है, हर जगह जो इनके लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहीं आपके यहाँ बैठे हुए मैं एक दिन कह दिया था कि 300 जगह उनकी यूनिट बन चुकी है। आनंद कुमार ने मुझे बताया था 10 SMS आए कि सर 300 नहीं 309 जगह पे बन चुकी। चलिए, बिल्कुल। तो जो 94 अर्बन 122 सेमी अर्बन सीटें हैं, उस पर उनका डंका बज रहा है। ये कांग्रेसियों को और भाजपाइयों को न सुनाई पड़े तो हम क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मौजूदा राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प है जनता के लिए, और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। अब वाकई में कितना सार्थक हो पाता है, जनता ही तय कर पाएगी। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आइए आपको दिखाएं आज जो सवाल हमने आपके सामने रखा था। हमने आपके सामने ये सवाल रखा था कि प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए घातक होगा। सवाल हमने पूछा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए घातक होगा। हमारे पास जो आपके तमाम SMS और मेल्स आए हैं, उसके आधार पर 19% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना सही है, जबकि 81% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत कह रहे हैं।